अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले ना मैंने ये 6th मॉड्यूल करवा दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब मैं मज़ीद इसमें से ना रिव्यू कर देता हूँ। इसके अंदर ना सबसे पहले तो ना कैश फ्लो एनालिसिस करते हो आप लोग, और वो 3 एक्टिविटीज़ पे किया जाता है, ठीक है। कैश से मुराद पैसे वगैरह होते हैं, और पैसे के इक्वल जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि बैंक में पड़ा हुआ है बैलेंस, वो भी आपका एज़ अ कैश ही कंसिडर किया जाता है। कैश आप हाथ में मौजूद है, वो भी कैश ही है, ठीक है। इस तरह से मतलब कि जो भी चीज़ें चेक्स वगैरह भी सारा कुछ कैश के तौर पे लिए जाते हैं, क्योंकि आप उनको जल्दी से जो है ना वो कन्वर्ट करवा लेते हो। जब करंट का ज़िक्र आएगा ना, चाहे वो एसेट के साथ है या लायबिलिटी के साथ है, उसका मतलब है 1 साल से कम दौरानिया के अंदर लेन-देन जो है वो है। और जो नॉन करंट आएगा ना, ठीक है, या फिर उसको आप लॉन्ग टर्म की सूरत में लोगे तो वो होगा मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के अरसे के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको नॉन करंट, ठीक है, नॉन करंट के तौर पे लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी इसकी ना कैश फ्लो से क्या मुराद है। दरअसल कैश की मूवमेंट होती है, कैश का आना जाना। अब आने को कहेंगे इनफ्लो और जाने को कहेंगे आउटफ्लो, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज है, ये यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने ये याद कर लेने के। रेवेन्यू बोरो इक्विटी वगैरह लेते देते हो तो उससे पैसा आएगा, और एक्सपेंस रीपेमेंट या डिविडेंड देते हो तो उससे पैसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 तरह के मेथड होते हैं इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है जी। उसके बाद कैश फ्लो जो ऑपरेशन के थ्रू होता है ना, उसके अंदर आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह के अकाउंट शामिल होते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी शामिल होती है, बस ये याद रखना है। अब ये जो रिसीवेबल इन्वेंट्री और प्री पेमेंट है ना, ये है आपके रिसीवेबल, सॉरी रिसीवेबल इन्वेंट्री और प्री पेमेंट है ना, ये करंट एसेट है आपके। और नीचे करंट लायबिलिटीज़ लिखा हुआ है, और ऊपर प्रॉफिट एंड नेट जो लिखा हुआ है ना, ऊपर प्रॉफिट नेट इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ऊपर लिखा है ना, मैंने यहाँ पे देखो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो लाइन है इसका पोर्शन जो है ना वो ऊपर वाला हिस्सा है। प्रॉफिट और नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, डिप्रिसिएशन वगैरह आ जाते हैं। और करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ जो है ना, उसके अंदर आपकी ये रिसीवेबल इन्वेंट्री प्री पेमेंट आपकी करंट एसेट कहलाते हैं, और करंट लायबिलिटी वैसे ही उसने बता दिया। करंट लायबिलिटी होती क्या है, देनदारियाँ, यानी वो देनदारियाँ जो 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने वापस करने हैं पैसे, ठीक है। उसके अंदर आपका अकाउंट पेएबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो नोट पेएबल होता है, और इसी तरह आपका जो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। आगे आएगा मज़ीद ये डिटेल में सारा कुछ। फिर ये देख लेना कि इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। फिक्स्ड एसेट शामिल होते हैं, जिनको आप नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 साल से कम के अंदर नहीं होते, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के अंदर होते हैं देनदारियाँ। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें फिक्स्ड एसेट चेंज जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चेंज, इंटेंजिबल एसेट, ये सारी मरूज़ी हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप लोगों को पता होना चाहिए हर चीज़ का। ये जो बुलेट लगे होते हैं ना, ये एमसीक्यूज़ होते हैं, यहीं से वो ऑप्शन ए बी सी डी बना देता है, और पूछ लेता है कि ऑल ऑफ दीज है नहीं, ये 1-2 चीज़ें इधर उधर से बाज़ कर देता है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत डीपली जाके वो एमसीक्यूज़ बना रहा होता है। हर चीज़ का पता होना चाहिए। 3 जो भी मैंने बताया ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है, क्या क्या चीज़ शामिल है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट की देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट का हिस्सा है, ठीक है। और ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का हिस्सा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका, उसके अंदर आपकी नेट प्रॉफिट वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। वो क्या कम्प्रीहेंसिव इनकम कहलाता है। तो ये चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस करते हो आप, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी वो देनदारियाँ जो 1 साल से ज़ायद अरसे के अंदर आप लोगों ने देनी है, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। और शेयर होल्डर इक्विटी भी इसी में आएगा, ठीक है। वो ये भी मरूज़ी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल कि शेयर होल्डर इक्विटी इनकर्ड इन विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज कह देगा। तो भाई शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। लोन, बॉन्ड, शेयर कैपिटल, डिविडेंड जो है ना, इन सारी चीज़ों का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप लोगों ने डिविडेंड पेड करना होता है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो एंड प्रॉफिट जो हमेशा कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? उसके अंदर बहुत तरह के जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, जो हमने उन जिन देने होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिनकी एडजस्टमेंट करनी होती है। बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड भी चेंज करने से जो प्रॉफिट वगैरह जो है वो तब्दील हो सकता है, ठीक है। कुछ कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एसेट को ना एज अ एक्सपेंस शो करवाना, ये आपका कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस कहलाता है। या यूँ कह लो कि आपने ना कोई भी एसेट लिया है, ठीक है, कि मैंने गाड़ी ली है जी, मुल्तान से मैंने गाड़ी ली है, ठीक है, मुल्तान से मैंने गाड़ी लिया, वो गाड़ी क्या घर तक आई है मेरे,
کیا اس کو صرف وہ 5 لاکھ میں نے وہاں فار ایگزامپل جمع جو کروا دیے کیا وہی اس کے اوپر ایکسپینس آئی ہے؟ نہیں بھائی، وہاں سے میں نے لیے، لینے کے بعد میں گھر سے چلانے تک جو آیا ہوں نا، وہاں تک مجھے فار ایگزامپل لوڈنگ پہ آئی ہے، وہ جیسے بھی آئی ہے چلا کے آیا ہوں تو اس پہ فیول لگا ہے یا کوئی بھی چیز میں نے ادھر سے لی ہے، اس کی سارے کچھ کاغذات مکمل کرنے کے بعد تک کا جو بھی ایکسپینس اس سے جڑے ہوئے تھے نا، وہ کیپٹلائزنگ ایکسپینس ہے، مین ایکسپینس کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ ایسٹ کے طور پہ شو کروا رہے ہوتے ہو آپ۔ اس کے بعد کچھ ریسیویبل ہوتی ہیں جو ہمیں پیسے آنے ہوتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ایز انکم جو ہے نا ریسیویبل کے طور پہ پھنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پیبل جو ہم نے دینی ہوتی ہے وہ کوسٹ ایکسپینس کے طور پہ جانا ہوتا ہے پیسہ، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیش فلو اینڈ پروفٹ جو ہے وہ کبھی بھی، یعنی کیش انفلو یعنی وہ پیسہ جو آیا ہے وہ کبھی بھی پروفٹ کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے لیکن بہت ریئر چانسز ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو دوسرا چانس یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری آؤٹ فلو جو ہوئی ہیں وہ ہمارے ایکسپینس ہیں؟ نہیں بھائی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے ساری جو آؤٹ فلو ہوئی ہے وہ ایکسپینس کے طور پہ جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے جی، پروفٹ از ناٹ کیش، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام پروفٹ آپ کا کیش ہو، پروفٹ بٹ ناٹ کیش، ہو سکتا ہے کہ پروفٹ تو ہو لیکن کیش موجود نہ ہو، کیونکہ وہ سارے کا سارا فار ایگزامپل ریسیویبل میں پھنسا ہوا آپ کا پیسہ، بے شک منافع ہوا ہے آپ کو، اس طرح سے یہ ہو سکتی ہے مختلف طرح کی صورتیں، کیش ہو بٹ نو پروفٹ، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے تو موجود ہوں لیکن وہ پروفٹ نہ ہو، آپ ہو سکتا ہے آپ نے دینے ہو کسی کے۔ کیش فلو از دی ایکچوئل موومنٹ آف کیش ان اینڈ آؤٹ ہوتی ہے، پروفٹ کا ڈیفرینس، پروفٹ جو ہے نا وہ ڈیفرینس کو کہا جاتا ہے ریونیو اینڈ ایکسپینس کے۔ اس کے بعد یہ پھر نا مختلف طرح کی چیزیں آ گئی، اب یہ دیکھو سورس اینڈ اپلیکیشن آف کیش، بھی سورس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آپ نے پیسے کو لے کے آنا جہاں سے، وہ انفلو بھی ہو گیا، اس کا مطلب اس کو سورس کو انفلو بھی کہا جاتا ہے، اور اپلیکیشن سے مراد جہاں پہ آپ نے لگانا ہے، جب لگاؤ گے تو پیسہ جائے گا تو آؤٹ فلو ہو گیا۔ تو یہ دیکھ لو، اب سورس کے اندر ریونیو سے آئے گا پیسہ آپ کا، یعنی سیلز وغیرہ آپ کرتے ہو نا، ٹھیک ہے؟ انکم وغیرہ جو ہوتی ہے آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں بیچتے ہو تب آتا ہے جو پیسہ، وہ ریونیو کہلاتا ہے۔ کلیکشن فرام ریسیویبل، جب آپ کو جو آپ نے لینے ہیں کسی سے پیسے، جو ادھار پہ چیزیں دی ہوئی ہیں ان سے پیسہ آئے گا تو وہ بھی ریسیویبل کے طور پہ جب کلیکشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پیسوں کا ایک سورس بنتا ہے، یعنی کیش انفلو کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح بورو آپ کرتے ہو لون بونڈس کی صورت میں، ایکویٹی وغیرہ یعنی شیئر وغیرہ بھی جو ہے جب آپ ایشو کرتے ہو تو وہاں سے بھی کامن شیئر یا پریفرڈ شیئر ہو، وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اپلیکیشن آف کیش، یعنی پیسہ جائے گا کدھر؟ بھئی ایکسپینس کوسٹ میں آپ پیمنٹ کرتے ہو، پرچیز کرتے ہو فکس ایسٹ کو، یعنی بلڈنگ پلانٹس وغیرہ، ایکوپمنٹس، وہیکل، گاڑیاں، فرنیچر، جو بھی لے لو بزنس کے اندر جس نے لگنا ہے، وہاں پہ جب پرچیز کرو گے تو پیسہ جائے گا، پے کرو گے تو پیسہ جائے گا، تو پیبل یعنی وہ دینداریاں جو آپ نے دینے ہیں پیسے، تو وہاں پہ بھی پیسہ جائے گا۔ اکروڈ ایکسپینسز اگر اکر ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایکسپینسز جو پہلے ہو تو چکے ہیں لیکن ان کی پیمنٹ ابھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آپ نے پے دینے ہیں تو وہ بھی پیسے جائیں گے۔ لائبلٹی دینی ہے وہ بھی جائے گا، ڈیویڈنڈ وغیرہ پیڈ کرنا ہے وہ بھی جائے گا، ٹری اسٹاک اگر آپ مارکیٹ سے خرید رہے ہو تو وہ بھی آپ کی پیمنٹ جائے گی، جب خریدو گے بائی کرو گے اپنے ٹری اسٹاک کو تو پیسہ جائے گا، جب سیل کرو گے تو پیسہ آئے گا۔ تو یہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں جی، 3 پارٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپریٹنگ، انویسٹنگ اور فائنینسنگ۔ آپریٹنگ ایکٹیویٹی میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ شامل ہے، کرنٹ ایسٹ، کرنٹ لائبلٹی یا نان کرنٹ ایسٹ، فار ایگزامپل وہ کہہ کے آپ سے ان تینوں کے اندر یہ ڈال کے ایک چوتھا نان کرنٹ ایسٹ ڈال دے گا، کہے گا وچ آف دا فالوئنگ آر انکلوڈ ان آپریٹنگ ایکٹیویٹی ایکسیپٹ، تو آپ کہو گے نان کرنٹ ایسٹ اس میں شامل نہیں ہوتا، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر 1-2 چیزیں اور بھی وہ کر رہا ہے، بعض کا دیکھ لو آپ بے شک وہ کھول کے فائل، کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائبلٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آپریٹنگ ایکٹیویٹی، فارمیٹ دیکھ لو کیا ہوتا ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹی کے اندر۔ سب سے پہلے تو نیٹ انکم وغیرہ کو آپ دیکھتے ہو جو کہ آپ کی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا حصہ ہے، اور ایڈ کرتے ہو نان کیش ایکسپینس، جتنے بھی آئیں گے نا ان کو آپ ایڈ کرتے جاؤ گے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو ٹیبل کی صورت میں کیسے ایڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بریکٹ لگاؤ گے سائٹوں پہ کسی بھی اماؤنٹ کے، اس کا مطلب کیش آؤٹ فلو، آؤٹ فلو کا مطلب منفی ہے، اگر بغیر بریکٹ کے لکھ رہے ہو تو اس کا مطلب جو ہے وہ انفلو ہے، یعنی کہ ایڈ ہو رہی ہے چیز، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ایک چیز یاد رکھ لو بس، یہ لائبلٹی، کہ لائبلٹی انکریز ہوگی تو ایڈ کر دو، ڈیکریز ہوگی تو مائنس کر دو، اور جو ایسٹ ہے نا وہ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی ایسٹ انکریز ہوگا تو مائنس ہو جائے گا، ڈیکریز ہوگا تو ایڈ ہو جائے گا۔ تو
तो इस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेना, नॉन कैश एक्सपेंस में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर वो कहता है ना कि किसी ने प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स किए ₹5000 के, तो इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर वो कहेगा अमोर्टाइज़ेशन की अमाउंट इतनी वो हुई है, तो ये आप ऐड करोगे। अगर वो कहता है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 5000 हुए हैं, तो वो आप बैलेंस शीट के अंदर जब टेबल बना रहे होंगे तो वहाँ पे ऐड करोगे। तमाम के तमाम ये नॉन करंट एसेट है और इन सारों को क्या किया जाए, सॉरी, तमाम के तमाम नॉन कैश एक्सपेंसेस और सारों को आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेना, उसके अंदर करंट एसेट शामिल है, हमने कहा था करंट लायबिलिटी शामिल है। तो करंट एसेट क्या होते हैं वो देख लो, ये 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इन्हीं में से मरूज़ी बन रही है। कैश शामिल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। और करंट लायबिलिटी जो है वो भी देख लो यहाँ पे, अकाउंट नोटेबल, क्रूड एक्सपेंसेस वगैरह ये भी आपकी शामिल। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग शामिल नहीं होती, ये शामिल होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, याद रखना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा, ये सवालिया निशान लगा हुआ है, तो ये करंट लायबिलिटीज़ का हिस्सा नहीं है। और करंट पोर्शन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी जो है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी उसी का हिस्सा होता है। वो भी आप लोगों ने देख लेना है, नोट्स जो है ना वो खोलोगे तो वहाँ पे डिटेल मौजूद है। उसके बाद इसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस देखा जाता है। अगर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब, ओपन अगर 3000 को हो तो क्लोजिंग 5000 पे हो रही है, तो इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है ना कैश इनफ्लो में, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये नेट इनकम इंक्रीज़ एंड डिप्रिसिएशन, जो बातें बता चुका हूँ सारी की सारी इसमें बैलेंस शीट में उसी तरह करनी है। सबसे पहले नेट इनकम जो है ना उसको आप लोगों ने राइट तरफ लिख के उसकी एडजस्टमेंट होती है, जो तरतीब बताई हुई थी। उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, उसमें यहाँ पे उसने दिया हुआ था कि डिप्रिसिएशन जो है ना वो दी हुई थी, तो उसको हमने पता है नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करना होता है, ठीक है। अगर इंक्रीज़ होगी लायबिलिटी तो ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज़ होगी तो माइनस कर देंगे। अगर करंट एसेट इंक्रीज़ होगा तो माइनस कर देंगे, अगर वो हुआ तो डिक्रीज़ होगा तो उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे वो ऐड जो है वो बगैर ब्रैकेट के आ रही है यहाँ टेबल में, और जो ऐड नहीं है वो मैन बगैर, जो मैं नेगेटिव है वो ब्रैकेट में आ रही है। तो इनको जमा माइनस करके जो भी अमाउंट आए, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको दाएं तरफ रख के डायरेक्ट उसको जमा माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रही है तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ है, पैसे आए हैं अगर आंसर में, और अगर नेगेटिव आ रही है तो आउटफ्लो है, ठीक है। ये देख लेना आप लोगों ने। उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या शामिल है, इन्वेस्टमेंट करते हो आप, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का जिक्र होगा बस। फिक्स्ड एसेट जिनको नॉन करंट एसेट भी कहा जाता है। अब एक्वायर का मतलब होता है लेना देना। जब नॉन करंट एसेट लिया जाता है तो उससे भी पैसे का आउटफ्लो होगा। जब परचेज़ करोगे तो आउटफ्लो होगा, जब सेल करोगे तो इनफ्लो होगा। किसको, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स को। यहाँ पे देख लेना है। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि अक्यूमुलेटेड जो डिप्रिसिएशन होती है वो अगर इंक्रीज़ कर जाए तो उसको माइनस कर दिया जाता है, यानी कि आउटफ्लो होती है, ठीक है। ये याद रखना है, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। उसके बाद है जी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख लो, इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उन्होंने। ये देख लो, इंक्रीज़ इन अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑल एसेट के आउटफ्लो अगर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता है डिक्रीज़ इन अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन है ऑल एसेट्स का, तो फिर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, हम इसको नेगेटिव ना लेते, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लो यहाँ पे। इंपॉर्टेंट अब ये कि सेल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनी जो है ना, मुख्तलिफ दूसरी कंपनियों के आप बॉन्ड जो है ना वो सेल कर रहे हो, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, याद रखना है। ये मरूज़ी गलत हुई है मेरी एक, काफ़ी बार मैं ना यही लगा चुका हूँ कि इसको फाइनेंसिंग में लेके जा रहा था। बाय करना लॉन्ग टर्म डेट यानी बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनी, बड़ी यानी 1 साल से ज़ायद अरसे के अंदर जो आपने बॉन्ड लेने हैं ना, जो 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए जो लेने हैं आप लोगों ने, यानी बाय करोगे तो पैसे का आउटफ्लो होगा ना। जो आप लोगों ने ऐसी आउटफ्लो की हुई है जहाँ पे आपने बॉन्ड खरीदे हैं दूसरी कंपनियों के, वो 1 साल से ज़ायद अरसे के अंदर है, तो लॉन्ग टर्म हुए ना। तो लॉन्ग टर्म जितनी भी इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होंगी वो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेनी है, ठीक है। इसी तरह सेल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स जो आप सेल कर रहे हो, जब सेल करोगे तो फिर आपके पास पैसा आएगा। जब, और जब सेल कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कहीं न कहीं क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है। जब भाई बॉन्ड्स आप क्यों लेते हो? ताकि मैं उनको दोबारा देना है ना, मैंने फिर बाद में मैं उनको इश्यू भी कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसलिए वो मैंने इन्वेस्टमेंट की है कि मैं बॉन्ड ले रहा हूँ, अब ले रहा हूँ, जब सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो सारी की सारी किसमें आ रही है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रही है। ठीक है। सेल ऑफ बॉन्ड जो है ना, अदर कंपनीज़ दूसरी कंपनियों के बॉन्ड को सेल करना, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हिस्सा आता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड को भी जो है ना वो बाय करना या सेल करना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड दूसरी कंपनियों के, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आप बाय कर रहे हो तो आउटफ्लो हो जाएगा, अगर सेल कर रहे हो तो इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आ गया जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख लो, सोर्स होता है और कॉस्ट होती है। सोर्स के अंदर इक्विटी एंड डेट शामिल है, और इनके ऊपर जो हमने आउटफ्लो होते हैं यानी पैसे देने होते हैं वो डिविडेंड और इंटरेस्ट की सूरत में होते हैं। तो ये देख लेना, फिर इसके अंदर ये इशू कॉमन शेयर इशू करते हो तब भी पैसा आता है,
ठीक है, प्रीफर्ड शेयर इशू करोगे वो भी पैसा आएगा। इसके अंदर सिर्फ ना 2 ही चीज़ें शामिल होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कौन-कौन सी वाला? मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर क्या आ जाता है? ये आपके कॉमन शेयर, प्रीफर्ड शेयर वगैरह आ जाते हैं, लोन, बॉन्ड्स वगैरह सारा कुछ, ट्रेजरी स्टॉक, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग इसमें शामिल नहीं है, रिजर्व भी इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के और रिटेन अर्निंग से मुराद प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हमने डिस्कस किया है पहली वाली एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में। देख लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बॉन्ड्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी फाइनेंसिंग का हिस्सा है। लीज़ की पेमेंट कर रहे हो, आउटफ्लो होगा तो ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। एग्जाम्पलें दी हुई है यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की, देख लो अब यहाँ पे रेड में ना, कि डिविडेंड पे अगर कर रहे हो तो आउटफ्लो है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ये याद रखना है, ठीक है। प्रॉफिट अर्न इसका हिस्सा नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पहले भी बता चुका हूँ, इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पे उनको नहीं लेना। अब डायरेक्ट मेथड आ गया दूसरा, वो ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हमने जैसे भी पढ़ी है ना, वो इनडायरेक्ट था। अब है डायरेक्ट मेथड, और जो डायरेक्ट मेथड है ना आपका, ये डायरेक्ट मेथड सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ है। बाकी जो है ना, ऊपर वाले जो हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेम उसी तरह जो है ना, वो इन डायरेक्ट मेथड भी उनका उसी तरह होता है, इसलिए उनको डिस्कस ही नहीं करना हमने। सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उसको हमने ज़िक्र करना है इसमें, क्योंकि वो मुख्तलिफ होती है इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर हम आके उसको डिस्कस करेंगे तो वो किस तरह से होती है, ये मैं बता देता हूँ। ये देख लो कि यहाँ पे हमने कस्टमर, एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है हर एक में इसके अंदर, कि जब कैश की मतलब ये देख लेना है कि सप्लायर जो होते हैं ना, उनको पैसा देना होता है, कस्टमर से पैसा लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लो यहाँ पे एम्प्लॉयर को सैलरी देनी होती है, ठीक है। प्री पेमेंट से हमने पेमेंट देनी होती है। जो चीज़ दी जा रही है वो एज अ एक्सपेंस समझना है आप लोगों ने, और जो ली जा रही है वो एज अ इनकम लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, जब रिसीव हो रही है तो इनकम समझना है, मैंने कहा है ना। तो ये देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग वाली चीज़ को आपने ओपनिंग लगा के सामने आगे सेम वही चीज़ लगा देनी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ठीक है, और एंडिंग को माइनस कर देना है। यानी कि जो चीज़ होगी ना, ऊपर रिसीव हो रही है तो इनकम लिखेंगे पहले इसके आगे, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव की जगह पे इनकम लिख दूंगा मैं, उसके अंदर ओपनिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव को ऐड कर दूंगा, और माइनस कर दूंगा एंडिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव को, ठीक है ना। सिर्फ एक मुश्किल है, ये जो है ना प्री पेमेंट वाला चक्कर, ये वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो आपकी ये एंडिंग पीरियड होता है ना, प्रीपेड रेंट जो होता है, इसके अंदर ना आप लोगों ने एक्सपायर रेंट के अंदर, सॉरी, आप लोगों ने एंडिंग को ऐड कर देना है, और बिगनिंग को माइनस कर देना है। यहाँ पे मुख्तलिफ है एक सीन जो है, बाकी सारों के अंदर जो है ना, एंडिंग माइनस हो रही होगी, और जो बिगिनिंग है ना वो जमा हो रही होगी, ठीक है। अब ये देखो, कैश आखिर वाला बताता हूँ, कैश फॉर आईटी, यानी कि इनकम टैक्स पेमेंट। भाई इनकम टैक्स पे करना है, जब पे करोगे तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ या मतलब वो हुई इनकम हुई, एक्सपेंस हुआ ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे इनकम टैक्स का एक्सपेंस, उसके अंदर बिगिनिंग को ऐड कर देंगे और एंडिंग जो है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। कैश फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, ये देख लेना है इसी तरह, ये सारा का सारा एक ही चीज़ बता दी है, ट्रिक है इनकी याद करने की, बस कोई मुश्किल नहीं है। इसके फार्मूले वो पूछ रहा होता है बाज़ औक़ात, यहाँ से शॉर्ट बन सकता है बाज़ औक़ात, कि वो शॉर्ट पूछेगा कि ये चीज़ें दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, कैश टू सप्लायर बताओ कितनी होगी। भाई फार्मूला का पता होगा तो आप लोग फ़ौरन कर लोगे, ठीक है। और हमेशा कस्टमर से जब पैसा लिया जाता है तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई सेल की होती है ना चीज़ें, तो नेट सेल के अंदर ये चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है। इसी तरह जब हम सप्लायर को कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो इसका मतलब हमने देनी है, तो हमने परचेज़ की होगी कोई ना कोई चीज़ उधार या जैसे भी, तो उस तरह से फिर हमने वो देखना होता है। जब एम्प्लॉइज़ की बात करेंगे, तो जो काम कर रहे होते हैं बंदे, उनको हमने कैसे क्या देना होता है, हमने एम्प्लॉइज़ को पैसा देना है एज़ अ सैलरी के तौर पे, तो वो एक सैलरी एक्सपेंस में जाएगा। प्री पेमेंट यानी पहले से जो चीज़ें अदा कर दी हैं हमने, तो वो क्या होती हैं भाई, एक्सपायर्ड रेंट में जाती हैं वो, यानी कि कोई भी ना मतलब रेंट घर का ये वो हमने पहले ही अदा कर देना होता है, तो वो मंथली के शुरू में आके ले लेते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो हमारी एंडिंग होती है ना, हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर से हम बिगिनिंग को माइनस कर देते हैं, यानी बिगिनिंग इसके अंदर माइनस में आएगा प्री पेमेंट में, और एंडिंग जमा हो जाता है। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव है, ये देख लो आप लोग, यहाँ पे भी वही होता है। मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा, इसीलिए हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और इंटरेस्ट पे, ये देखो ये वाला, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, इंटरेस्ट पे जो है ना, वो भी इसी का हिस्सा, इसीलिए हमने इधर ये डिस्कस किया। लेकिन डिविडेंड रिसीव को हमने
सॉरी डिविडेंड पे को यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड था और ये वाले सारे इनडायरेक्ट मेथड है। इनके ज़रिए ये चीज़ों का पता होना चाहिए कौन से अकाउंट के अंदर, कौन सी एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरह से कौन सी ऐड होगी, कौन सी माइनस होगी, कौन सी किस ज़रिए इनफ्लो होगा, कौन सी में आउटफ्लो होगा, कैसे मरूज़ी बन सकती है, कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। बुलेट लगे हुए हैं इंपॉर्टेंट सारी मरूज़ी है। शॉर्ट भी आ सकता है, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश बताओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी शॉर्ट आ सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल ये छोटा सा टेबल दे देगा, वो कहेगा ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो जी, ये चीज़ें दी हुई, पता होगा कि ये जो है रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल जो है वो एक अपना क्या है भला, ये एक मेरे पास करंट एसेट है और करंट एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो उसको माइनस किया जाता है। तो ये चीज़ों को पता होनी चाहिए डीपली आप लोगों को, ठीक है। अब मैं अगला भेजता हूँ फिर आप लोगों को, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसकी रिवीजन भेज देता हूँ 7वें की।